हेलो, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? मेरी आवाज़ आ रही है आपको? अगर मेरी आवाज़ आ रही है तो बेटा मुझे यस का मैसेज करके बताएं ताकि हम लेक्चर प्रोसीड करें। वालेकुम अस्सलाम टू ऑल स्टूडेंट्स। मुझे प्लीज़ बताइए मेरी आवाज़ आ रही है? यस मैम आ रही है। ओके ठीक है। मैं मॉडरेटर से मैंने रिक्वेस्ट की है कि हमारा लेक्चर अपलोड कर दें, तो मैं चेक करती हूँ। आई थिंक वो लेक्चर अपलोड कर रही हैं। ओके, लेक्चर अपलोड हो रहा है, 1-2 मिनट ले सकता है। चलिए अब तब तक हम थोड़ा-सा जो हमने प्रीवियस पढ़ा था उसे थोड़ा-सा रिव्यू कर लेते हैं। लास्ट लेक्चर हमारा जो लास्ट फ्राइडे को हुआ था दैट वाज़ अबाउट एथिकल प्रिंसिपल्स एंड थ्योरीज़। आज भी जो आपको एथिकल प्रिंसिपल एंड थ्योरीज़ थी उसका एक पार्ट हमने कंप्लीट कर लिया था, कवर कर लिया था, दैट वाज़ अबाउट एथिकल प्रिंसिपल्स हमने लास्ट लेक्चर में जो है वो कवर किए थे। क्या-क्या चीज़ें हमने पढ़ी थी थोड़ा-सा रिव्यू कर लेते हैं ताकि आज हम थ्योरीज़ की तरफ प्रोसीड कर सकें। एथिकल जो प्रिंसिपल्स थे जो एथिकल प्रिंसिपल्स थे वो हमने पढ़े थे। एथिक्स क्या हैं उसके बारे में डिस्कस किया था। जो प्रिंसिपल्स थे डिफरेंट लाइक हमने किस तरह से पेशेंट की राइट्स को किस तरह से रिस्पेक्ट करना है, कौन-कौन से प्रिंसिपल्स हैं, व्हाट इज़ बेनिफिसेंस, व्हाट इज़ मेलिफिसेंस, जस्टिस क्या है, फिडेलिटी क्या है, कॉन्फिडेंशियलिटी क्या है। आई होप सो कि आप लोगों को हमने काफ़ी डिटेल में ये सारे प्रिंसिपल्स पढ़े थे। आई होप सो कि आपको प्रिंसिपल्स के बारे में अब कुछ ना कुछ आइडिया हो चुका होगा और चीज़ें याद होंगी। अच्छा, अब हम लेक्चर हमारा हो गया है अपलोड। अब हम प्रोसीड करते हैं टुवर्ड्स द लेक्चर थ्योरीज। अब एथिकल थ्योरी जो आज के लेक्चर में हमने पढ़नी है। वालेकुम अस्सलाम खतीजा। ये सब हम पढ़ चुके हैं लास्ट लेक्चर में। ओके, सो एथिकल थ्योरीज जिस तरह से लास्ट टाइम लेक्चर में डिस्कस किया था, आपको बताया था कि हमारे कुछ रूल्स होते हैं। सबसे पहले हम कुछ थ्योरीज डेवलप करते हैं, थ्योरीज से हम कुछ प्रिंसिपल्स बनाते हैं, प्रिंसिपल्स डेवलप करते हैं और उसके बाद उन्हीं प्रिंसिपल से हमारे रूल्स बनते हैं, रेगुलेशंस बनते हैं। तो बेसिकली जो एथिकल थ्योरीज होती हैं वो हमारी बेस बनाती हैं फॉर द रूल्स एंड रेगुलेशन। फिर आपसे ये भी डिस्कस हुआ था कि ये जो रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं, ये सारी चीज़ें सिर्फ़ और सिर्फ़ किसी भी ऑर्गेनाइज़ेशन के अंदर रन नहीं कर रही होती, ये हर जगह मौजूद होती हैं, हर किस्म के ऑर्गेनाइज़ेशन में। इवन अगर हम अपने घर पे मौजूद हैं, तो घर में भी हमारी कुछ ना कुछ रूल्स होते हैं, कुछ रेगुलेशंस होते हैं घर के अंदर रहने के भी। तो अभी हम मोर स्पेसिफिकली एथिकल थ्योरीज़ की तरफ आ जाते हैं। पेशेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, नर्सिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको एग्ज़ाम्पल्स देके चीज़ें समझाएँगे। जो ब्रॉडली एथिकल थ्योरीज़ हैं, वैसे तो बहुत सारी एथिकल थ्योरीज़ हैं, लेकिन आपके कंटेंट के लिहाज से जो ब्रॉडली हमने यहाँ पे डिवाइड किया है एथिकल थ्योरीज़ को जो आपको पढ़ानी है, दैट आर डियोंटोलॉजी एथिक्स थ्योरी, यूटिलिटेरियनिज्म एथिक्स थ्योरी, वर्च्यू एथिक्स थ्योरी एंड राइट एथिक्स थ्योरी हम पढ़ेंगे। फर्स्ट थ्योरी क्या है? डियोंटोलॉजी एथिक्स थ्योरी। व्हाट
this theory says, according to this theory, right and wrong are determined by what people do and not by the consequences of their performance or action. It talks about the following: to do the right thing, do it because it is the right thing; avoid wrong things because they are wrong. सो डियोंटोलॉजी थ्योरी क्या कहती है? ये कहती है कि अच्छा, थोड़ा-सा आप ये देख लीजिए, डियोंटोलॉजी थ्योरी हम क्या पढ़ रहे हैं? एथिक्स की थ्योरी पढ़ रहे हैं, और एथिक्स हम जो बेसिक डेफिनेशन हम एथिक्स की पढ़ चुके हैं वो क्या है? दैट व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ रॉन्ग। सो डियोंटोलॉजी एथिक्स थ्योरी सेज कि राइट और रॉन्ग का फैसला करना कि क्या सही है और क्या गलत है, उसे डिटरमिन करना, आइडेंटिफाई करना, ये डिटरमिन होता है बाय द पीपल व्हाट दे डू, कि लोग क्या करते हैं, एंड नॉट बाय द कॉन्सिक्वेंसेज, यानी उसके आउटकम्स आपके पास क्या आए हैं। किसी भी शख्स ने कोई काम किया है, उससे पता लगेगा कि ये काम सही था या गलत था, वॉज इट राइट और वॉज इट रॉन्ग। इससे नहीं पता लगेगा कि उस काम को करने के बाद कॉन्सिक्वेंसेस क्या आए हैं उस परफॉर्मेंस के। इसके एग्जांपल मैं आपको देती हूँ कि जिस तरह से हमारे पास कोई एक पेशेंट है, वार्ड में हमारे पास डिफरेंट पेशेंट एडमिट होते हैं, उनके साथ हम डिफरेंट प्रोसीजर्स परफॉर्म कर रहे होते हैं, बहुत से डायग्नोस्टिक प्रोसीजर परफॉर्म हो रहे होते हैं। अगर किसी पेशेंट की सर्जरी है, कोई पेशेंट है हमारे पास, ट्यूमर का केस था, पेशेंट में भी क्रिटिकल कंडीशन में है, उसका कोई ब्रेन ट्यूमर हो सकता है, न्यूरोलॉजिकल सर्जरी हमें परफॉर्म करनी पड़ रही है, ठीक है। अब जो इंटेंशन है डॉक्टर की, सर्जन की, वो क्या है? उन्होंने जो सर्जरी परफॉर्म करनी है वो तो पेशेंट के भले के लिए करनी है ना। अब ये चीज़ आइडेंटिफाई करना कि ये सर्जरी राइट थी या फिर रॉन्ग थी, डियोंटोलॉजी थ्योरी ये कहती है कि सर्जरी करने के लिए इंटेंशन जो थी दैट वाज एक अच्छी इंटेंशन के साथ हम कर रहे थे ना, तो सर्जरी करना इज़ राइट, ओके। अब उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या है? हो सकता है कि पेशेंट की ड्यूरिंग सर्जरी डेथ हो जाए, ऑल्दो ये एक अच्छा कॉन्सिक्वेंस नहीं है, अच्छा आउटकम नहीं है, लेकिन डियोंटोलॉजी थ्योरी ये कहती है कि जो काम किया गया था, द सर्जरी करना वाज राइट। अब उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या आए हैं, राइट और रॉन्ग को हम इस चीज़ से डिटरमिन नहीं करेंगे कि पेशेंट की डेथ हो गई तो सर्जरी वाज रॉन्ग या सर्जरी करना गलत था। नहीं, सर्जरी करना ठीक था, क्योंकि उस शख्स की इंटेंशन यही थी या उस पेशेंट के लिए ज़रूरी यही था। तो इससे हमें ये पता लगता है, यानी कि किसी भी शख्स के कोई काम करने से हमें पता लगता है कि ये काम सही है या ये काम गलत है। इस चीज़ से पता नहीं लगता कि उसके आउटकम या कॉन्सिक्वेंसेस हमारे पास क्या आए हैं, ठीक है। सो डियोंटोलॉजी थ्योरी टॉक्स अबाउट टू डू द राइट थिंग। वो सिर्फ ये दो तीन बातें हैं। डियोंटोलॉजी थ्योरी ये कहती है कि हमेशा सही काम करें, किसी भी काम को इसलिए करें बिकॉज वो ठीक है, एंड नॉट टू डू रॉन्ग थिंग्स, गलत चीज़ें, गलत काम नहीं करनी, एंड अवॉइड रॉन्ग थिंग्स, और गलत कामों को अवॉइड करना है बिकॉज दे आर रॉन्ग। सो डियोंटोलॉजी थ्योरी की बेसिक थीम क्या हुई कि किसी भी काम का सही या गलत होना उस काम के करने पर और करने वाले पर डिपेंड करता है, उसकी इंटेंशंस पर डिपेंड करता है, नॉट अपॉन द कॉन्सिक्वेंसेस और आउटकम्स ऑफ दैट पर्टिकुलर एक्शन। ओके, इसके बाद जो नेक्स्ट थ्योरी है हमारे पास उसे हम देख लेते हैं, दैट इज यूटिलिटेरियनिज्म थ्योरी। यूटिलिटेरियनिज्म एथिक्स थ्योरी क्या कहती है? व्हाट दिस थ्योरी सेज, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी एन एक्शन इज मॉरली राइट if its consequences are more favorable than unfavorable to everyone। यूटिलिटेरियनिज्म थ्योरी ये कहती है कि कोई भी एक्शन, कोई भी काम आपने किया है, वो उसी वक्त मॉरली एक्सेप्टेबल होगा, मॉरली सही होगा, मॉरली राइट होगा, जब उसके आउटकम या उसके कॉन्सिक्वेंसेस जो हमारे पास आ रहे हैं वो ज़्यादा फेवरेबल हैं देन द अनफेवरेबल वन। यानी हमारे पास जो उसके कॉन्सिक्वेंसेस आ रहे हैं वो फेवरेबल भी हैं और अनफेवरेबल भी हैं, लेकिन जब हम उसको कंपेयर करते हैं, उसकी वेटेज निकालते हैं, तो जो पॉजिटिव आउटकम्स हैं या फेवरेबल आउटकम्स है वो हमारे पास ज़्यादा आ रहे होते हैं, अनफेवरेबल आउटकम्स हमारे पास कम आते हैं। अब यूटिलिटेरियनिज्म थ्योरी और डियोंटोलॉजी थ्योरी में थोड़ा सा एक डिफरेंस ये भी है कि डियोंटोलॉजी थ्योरी जो है वो मोर स्पेसिफिकली एक सिंगल पेशेंट या किसी भी सिंगल ह्यूमन बीइंग को एड्रेस कर रही होती है, लेकिन जो यूटिलिटेरियनिज्म थ्योरी है वो ओवरऑल हमारी सोसाइटी को
एड्रेस कर रही होती है। जैसे अगर हम हॉस्पिटल इटसेल्फ एक सोसाइटी है, उसमें हमारे पास पेशेंट्स मौजूद हैं, नर्सेज मौजूद हैं, तो यानी वो थोड़ा-सा ये एक मेन डिफरेंस है दोनों के दरमियान। और प्लस यूटिलिटेरिज्म थ्योरी की एग्जांपल मैं आपको यहाँ दूँगी कि एक छोटी-सी एग्जांपल है, जैसे अगर किसी भी फार्मास्यूटिकल कंपनी ने एक मेडिसिन बनाई है, ठीक है? किसी भी स्पेसिफिक डिज़ीज़ के लिए एक मेडिसिन बनाई है। आपको पता है कि मेडिसिन्स के इफ़ेक्ट्स के साथ-साथ, थेरेप्यूटिक इफ़ेक्ट्स के साथ-साथ उनके कुछ ना कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं। तो फार्मास्यूटिकल कंपनी ने वो मेडिसिन बनाई, गवर्नमेंट ने उसे जो भी हेल्थ की एजेंसी, हेल्थ केयर एजेंसीज हैं गवर्नमेंट के, उन्होंने उसे अप्रूव किया और फिर उसके बाद वो जो मेडिसिन है वो मार्केट में आ गई। ऑल्दो उसके साथ कुछ ना कुछ नेगेटिव आउटकम्स, नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज या अनफेवरेबल कॉन्सिक्वेंसेज भी अटैच्ड हैं, उसके कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट्स भी हैं। लेकिन जब हम उन दोनों चीज़ों का कंपैरिजन करेंगे, साइड इफेक्ट्स का और थेराप्यूटिक इफेक्ट्स का, तो जो उसके थेराप्यूटिक इफेक्ट्स हैं वो ज़्यादा होंगे। इसलिए यूटिलिटेरियनिज्म थ्योरी कहती है कि इस मेडिसिन को मार्केट में लेके आना दैट इज मॉरली राइट, वो ठीक है, बिकॉज उसके जो फेवरेबल कॉन्सिक्वेंसेज है वो ज़्यादा है एज कम्पेयर टू द अनफेवरेबल कॉन्सिक्वेंसेज। समझ आ रहा है आप लोगों को? मुझे मैसेज करके बताइए प्लीज़। एम आई ऑडिबल? आवाज़ आ रही है, क्लियर है, और जो समझा रही हूँ समझ आ रहा है सबको? और कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हैं। ओके, नेक्स्ट थ्योरी की तरफ आ जाइए, दैट इज वर्च्यू एथिक्स थ्योरी। What this theory says, according to this theory, the character and motives of a person decides whether he or she is morally good. A person with good behavior will act in such a way that it results in good outcome. मिसबा, क्या फिर से बता दूं बेटा? क्या पूछ रहे हो आप? वर्चू एथिक्स थ्योरी क्या कहती है? वर्चू एथिक्स थ्योरी ये कहती है कि किसी भी शख्स का कैरेक्टर ये डिसाइड करता है कि वो मॉरली गुड है या नहीं है। यानी किसी भी शख्स का कैरेक्टर या मोटिव्स ये बताएगा कि वो उस सोसाइटी के लिए, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी कि हॉस्पिटल की एग्जांपल दी आपको, कि वो सोसाइटी के लिए सही है या नहीं है, ये उसका कैरेक्टर डिसाइड करेगा। और ये भी कहती है ये थ्योरी कि मैम सना कयूम ऐसा लेक्चर, ठीक है मिसबा, मैं दोबारा रिपीट कर देती हूँ प्रीवियस थ्योरी आपको। वर्चुअल एथिक्स थ्योरी ये कहती है कि किसी भी शख्स का जो बिहेवियर होगा ना, कोई अच्छे बिहेवियर वाला शख्स होगा, अच्छे कैरेक्टर वाला शख्स होगा, वो कोई भी काम करेगा तो उसके रिजल्ट्स या आउटकम हमेशा अच्छे ही आएंगे। तो वर्चुअल एथिक्स थ्योरी बेसिकली आपके किसी भी शख्स के पर्सनली कैरेक्टर के ऊपर को एड्रेस कर रही है कि किसी भी शख्स का कैरेक्टर या उसका जो मोटिव होता है वो वो उसे मॉरली गुड या बैड बनाता है। और कोई भी शख्स जो मॉरली गुड होगा वो कोई भी काम करेगा तो उसका आउटकम हमेशा अच्छा ही आएगा, और अगर वो मॉरली बैड होगा तो वो कोई भी काम करेगा तो उसका आउटकम जो है वो बैड आएगा। ये है वर्च्यू एथिक्स थ्योरी। अच्छा, मैं आपको रिपीट कर देती हूँ यूटिलिटेरियनिज्म थ्योरी मिसबा। यूटिलिटेरियनिज्म थ्योरी जो है वो क्या कहती है? अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी एन एक्शन इज मॉरली राइट। ये थ्योरी ये कहती है कि कोई भी काम आपने किया है, कोई भी काम, वो उस वक्त मॉरली राइट होगा, सही होगा, एक्सेप्टेबल होगा जब उस काम के कॉन्सिक्वेंसेस, उस काम के जो आउटकम हमारे पास आ रहे हैं वो ज़्यादा फेवरेबल होंगे एज कम्पेयर टू द अनफेवरेबल वन। मैंने आपको यहाँ एग्जाम्पल दी कि देखिए, जिस तरह से मैंने अभी आपको डियोंटोलॉजी थ्योरी पढ़ाई थी ना, डियोंटोलॉजी थ्योरी में तो ये कह रहे थे कि जी कॉन्सिक्वेंसेस पे डिपेंड नहीं करता, बस आपने अगर अच्छी इंटेंशन के साथ कोई काम किया है तो दैट इज़ एक्सेप्टेबल इन द सोसाइटी, दैट इज़ एक्सेप्टेबल इन द हॉस्पिटल, दैट इज़ एक्सेप्टेबल फॉर द पेशेंट एथिकली। अब यूटिलिटेरिज्म थ्योरी ये कहती है कि आपने किसी भी इंटेंशन के साथ वो काम किया है, लेकिन उसके कॉन्सिक्वेंसेस पे डिपेंड करता है, उसके जो कॉन्सिक्वेंसेस आएंगे वो डिसाइड करेंगे कि आपका किया हुआ काम, आपका किया हुआ एक्शन एथिकली, मॉरली राइट था या नहीं था। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी कि अगर एक फार्मास्यूटिकल कंपनी ने एक मेडिसिन बनाई है, किसी भी डिजीज के लिए एक मेडिसिन बनाई है, आप सबको पता है कि मेडिसिन के थेराप्यूटिक इफेक्ट्स के साथ साथ साइड इफेक्ट्स भी होते हैं। अब जब उस फार्मास्यूटिकल कंपनी ने एक नई मेडिसिन बनाई, उन्होंने, आपको पता है रिसर्चेज होती हैं, एनिमल टेस्ट होता है, उसके बाद ह्यूमन बीइंग के ऊपर टेस्ट होता है, उसके इफेक्ट, साइड इफेक्ट, सारी चीज़ें काउंट की जाती हैं। तो
उससे ये चीज़ आइडेंटिफाई हुई कि इस मेडिसिन से जो थेराप्यूटिक इफ़ेक्ट्स हैं, जो फ़वाइद हैं, वो ज़्यादा आ रहे हैं एज़ कम्पेयर टू द जो थोड़े से साइड इफ़ेक्ट्स पेशेंट को आ रहे हैं, वो कम हैं। तो वो मेडिसिन जो बनाई फार्मास्यूटिकल कंपनी ने, सारी रिसर्चेज़ हुई, उसके बाद गवर्नमेंट के जितने भी इंस्टीट्यूशंस होते हैं, हेल्थ केयर के से रिलेटेड डिपार्टमेंट्स होते हैं, उन्होंने उस मेडिसिन को ओके किया, एक्सेप्ट किया, तो फिर वो मेडिसिन मार्केट में जो है वो एक बड़े पैमाने के ऊपर, बड़े लेवल के ऊपर वो मेडिसिन बन के और मार्केट के अंदर सप्लाई होना शुरू हो गई। तो अब देखें फार्मास्यूटिकल कंपनी वालों ने जो मेडिसिन बनाई, उनका इंटेंशन क्या था, क्या नहीं, ज़ाहिर है उनका इंटेंशन तो अच्छा ही था ना, कि उन्होंने पेशेंट के बेनिफिट के लिए वो मेडिसिन बनानी है ताकि उसकी जो भी डिजीज़ है वो ख़त्म हो जाए। लेकिन यूटिलिटेरियनिज़्म थ्योरी ये कहती है कि पहले आप ये देखें कि उससे आने वाले जो कॉन्सिक्वेंसेज़ हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों किस्म के आउटकम्स को कंपेयर कीजिए। अगर अच्छे आउटकम्स या पॉजिटिव आउटकम्स ज़्यादा हैं और अनफेवरेबल या फिर साइड इफ़ेक्ट्स मेडिसिन के वो कम है, तो हम एक्सेप्ट करेंगे कि हाँ जी, यूटिलिटरिज्म थ्योरिस्ट तब एक्सेप्ट करेगा कि हाँ जी, आपकी ये मेडिसिन या आपका ये किया हुआ काम दैट इज़ मॉरली एक्सेप्टेबल, ये मॉरली राइट है, वेदर आप ओवरऑल सोसाइटी में उसको अप्लाई कर रहे हैं या फिर आप उसको स्पेसिफिकली हॉस्पिटल के अंदर या हॉस्पिटल को एज अ सोसाइटी लेके वहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं। होप सो मिसबा आपको क्लियर हो गया होगा। अ, अगर नहीं क्लियर हुआ तो बता दे। ओके, ठीक है मिसबा, समझ आ गया आपको। ठीक है जी। अच्छा, इसके बाद हमने वर्च्यू एथिक्स थ्योरी पढ़ ली है। इसके बाद फोर्थ हमारे पास थ्योरी आ जाती है राइट एथिक्स थ्योरी। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, द राइट्स एस्टैब्लिश्ड बाय अ सोसाइटी आर प्रोटेक्टेड and given the highest priority. Rights are considered to be ethically correct and valid since a large population endorses them. Individuals may also bestow rights upon others if they have the ability and resources to do so. राइट एथिक्स थ्योरी ये कहती है कि जितने भी राइट्स होते हैं वो बनते भी सोसाइटी की तरफ से हैं और उन्हें प्रोटेक्ट भी सोसाइटी करती है और उन्हें हाईएस्ट प्रायोरिटी भी सोसाइटी देती है। देखें, ये तो हम सब जानते हैं कि जनरल वे में अगर हम बात करें सोसाइटी की, जैसे सोसाइटी कौन बनाता है? वी ऑल ह्यूमन बीइंग कंबाइनली मेक एनी सोसाइटी। तो इसी तरह से चाहे हम अपनी सोसाइटी की बात करें या फिर मैंने आपको एग्जांपल दी कि अगर हम हॉस्पिटल को एज अ सोसाइटी लेते हैं तो वहाँ पे हमारे पेशेंट्स मौजूद हैं, नर्सेज मौजूद हैं, डॉक्टर्स मौजूद हैं। पेशेंट्स के राइट्स कौन बनाता है? ज़ाहिर है हम हमें पता होंगे हमारे पेशेंट्स के राइट्स, हम अपने पेशेंट्स को एजुकेट करेंगे अबाउट देयर राइट्स, तो सोसाइटी के लोग ही बेसिकली राइट्स को इस्टेब्लिश भी करते हैं और हम ही पेशेंट के राइट्स को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको लास्ट लेक्चर में प्रिंसिपल्स पढ़ाए थे, उसमें हमने एक प्रिंसिपल पढ़ा था रिस्पेक्ट ऑफ राइट्स ऑफ द पेशेंट। उसमें कितने सारे राइट्स मैंने आपको बताए थे और वो सब कौन प्रोटेक्ट कर रहा था? अगर हमारी प्रैक्टिसेस अच्छी नहीं होंगी, हम एथिकली पेशेंट को केयर प्रोवाइड नहीं कर रहे होंगे, तो हम जो राइट्स हैं पेशेंट के उसे प्रोटेक्ट नहीं कर रहे हैं। तो अल्टीमेटली राइट्स बनाने वाले भी हम ही हैं, अपने पेशेंट्स के राइट्स को प्रोटेक्ट भी हम ही करेंगे अगर हम अच्छे से अपनी एथिकली प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हुए पेशेंट को केयर प्रोवाइड कर रहे हैं एंड गिवन द हाईएस्ट प्रायोरिटी। और प्रायोरिटी देने वाले भी हम ही हैं। कौन सा पेशेंट पहले डील होना चाहिए, किसी पेशेंट को लाइफ थ्रेटनिंग प्रॉब्लम हो सकती है, और प्लस हम कितना ज़्यादा पेशेंट के नीड्स को प्रायोरिटाइज करते हैं अपॉन आर आर ओन नीड्स। हमारी अपनी जैसे हम ड्यूटी पे हैं तो सबसे पहले हमारी पर्सनल जो भी प्रायोरिटीज़ हैं वो इम्पॉर्टेंट नहीं होनी चाहिए। हमें किस चीज़ को प्रायोरिटाइज करना चाहिए? वी आर ऑन ड्यूटी, तो हमें अपने पेशेंट की केयर को, पेशेंट के राइट्स को प्रायोरिटाइज करना है। तो हम जनरली सोसाइटी की बात करें या फिर हम हॉस्पिटल्स को एज अ सोसाइटी लें, हर जगह पे हम ही लोग हैं जो राइट्स को डेवलप भी कर रहे हैं, उन्हें प्रोटेक्ट भी कर रहे हैं और उन्हें प्रायोरिटाइज भी कर रहे हैं। राइट्स आर कंसिडर्ड टू बी एथिकली करेक्ट एंड वैलिड सिंस अ लार्ज पॉपुलेशन एंड्रोसेस देम। राइट्स उसी वक्त एथिकली करेक्ट होंगे और वैलिड होंगे जब एक बड़ी पॉपुलेशन, यानी ये नहीं है कि सिर्फ 2-4 लोगों से जो है आपने राइट्स बना लिए या उसको 2-4 लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया किसी राइट को, तो दैट इज़ एथिकली करेक्ट। नहीं, राइट्स उसी वक्त एथिकली करेक्ट होंगे और वैलिड होंगे जब एक बड़ी पॉपुलेशन उसे एक्सेप्ट करेगी। एंडोर्सेस का मतलब होगा उसे
अथॉरिटेटिवली एक्सेप्ट करना, ठीक है? यानी उसे सब लोग एक्सेप्ट करेंगे, जैसे किसी भी सोसाइटी में होता है। हम एक घर की छोटी सी एग्जांपल ले लें, अगर घर में तमाम लोग किसी एक चीज़ पर एग्री होते हैं तभी तो हम उसे एथिकली करेक्ट समझते हैं ना, कि हाँ ठीक है, दिस इज ओके। इसी तरह से अगर हम अपनी ओवरऑल पाकिस्तान को लें, या अपने जिस सोसाइटी में हम रहते हैं, अपने इर्द गिर्द हमारे बहुत सारे लोग हैं, हमारी डिफरेंट प्रैक्टिसेस हैं, हमारे कल्चर्स होते हैं, कल्चर्स में हमारी ड्रेसिंग आ जाती है। एक एग्जांपल है ड्रेसिंग की। अब देखें उसमें क्या चीज़ ड्रेस, कौन सी चीज़ ड्रेसिंग में शामिल होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, पहनना है, नहीं पहनना, क्या सही है, क्या गलत है, ये किसी एक या दो लोगों के एक्सेप्ट करने से नहीं होता। तो इसी तरह से राइट्स हैं, पेशेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात करें तो ऐसा ही है कि हाँ, राइट्स जो है वो एथिकली उसी वक्त क्या चीज़ सही है पेशेंट के लिए, क्या चीज़ गलत है, ये कैसे पता लगता है? जाहिर है एक लार्जर पॉपुलेशन है जिसमें बहुत सारी हमारी तमाम नर्सेज इंक्लूड हैं, हमारे डॉक्टर्स मौजूद हैं और पैरामेडिक स्टाफ मौजूद हैं। इतनी बड़ी पॉपुलेशन उन चीज़ों को एक्सेप्ट करती है कि हाँ, दिस इज़ राइट एंड दिस इज़ एथिकली राइट एंड दिस इज़ राइट ऑफ द पेशेंट। इंडिविजुअल्स में ऑल्सो, अच्छा सम टाइम ऐसा भी होता है कि कुछ इंडिविजुअल्स के बीस टू राइट्स का मतलब होता है कि उससे थोड़ा सा सब कर ले जाना, उर्दू में जो वर्डली मीनिंग होते हैं बीस टू के, यानी सम टाइम ऐसा होता है कि किसी शख्स के राइट्स को दूसरा शख्स बीस टू भी कर लेता है, यानी उसके राइट्स को अगर हम कहें कि उसके राइट्स फुलफिल नहीं हो रहे होते, दूसरा शख्स उसके राइट्स को छीन लेता है। इसमें दो कंडीशंस होती हैं, या तो विलिंगली हम किसी को, जैसे हमारे पास कोई कोई चीज़ है, वी आर द ऑनर ऑफ एनी कार एनीथिंग एल्स, उस पर हमारा राइट है, लेकिन अगर हम अपने किसी दोस्त को, किसी फ्रेंड को दे देते हैं उसे यूज़ करने के लिए, उसका राइट हो गया। ये तो हो गया कि हमने इंटेंशनली विलिंगली किसी को बीस टू करने की इजाज़त दे दी हमारे राइट को। और इसके अलावा अनफॉर्चुनेटली ये प्रैक्टिसेस भी हैं हमारी सोसाइटी में कि रिसोर्सेज, अगर किसी के पास हमसे ज़्यादा रिसोर्सेज हैं तो वो हमारे राइट्स को बीस टू कर सकता है। जिस तरह से वार्ड साइड से अगर मैं आपको एग्जांपल दूँ, अनफॉर्चुनेटली ये प्रैक्टिस भी हमारे यहाँ मौजूद है कि जो बड़े-बड़े हॉस्पिटल्स हैं, देखें वहाँ पे वो अच्छी-अच्छी फैसिलिटीज़ हैं, मौजूद हैं, उन्हें कौन यूज़ कर सकता है? उन सारी फैसिलिटीज़ को वही लोग यूज़ कर सकते हैं जिनके पास रिसोर्सेज़ मौजूद हैं। सम टाइम, बल्कि मोस्टली हमारे कंट्री में इसी तरह से होता है कि जो गरीब लोग हैं, वो मेडिकल की फैसिलिटीज़ को इतनी अच्छी तरह से अवेल नहीं कर सकते। सो दिस इज़ द एग्जांपल कि किस तरह से किसी एक इंडिविजुअल के राइट्स को बीस्टू कर सकता है कोई दूसरा शख्स। बट दिस इज़ रॉन्ग। मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, पेशेंट की हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात करें तो ये बिल्कुल गलत है। तमाम पेशेंट्स को, जैसे हमने लास्ट लेक्चर में प्रिंसिपल्स पढ़े थे, जस्टिस का प्रिंसिपल पढ़ा था कि तमाम पेशेंट्स को इक्वली हमें ट्रीट करना चाहिए, उन्हें सर्विसेज इक्वली प्रोवाइड करनी चाहिए। सो नेक्स्ट हमारा ऑब्जेक्टिव था एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ अ नर्स। अभी हम जितनी डिटेल में आपको प्रिंसिपल्स पढ़ा दिए हैं, थ्योरीज पढ़ा दी हैं, इसके बाद इसको मैं सिर्फ गो थ्रू करूँगी। आई डोंट थिंक सो कि हमें इतना ज़्यादा अब इसमें डिटेल में जाने की ज़रूरत पड़ेगी। फिर भी अगर आपका कोई क्वेश्चन हो, आपको कोई चीज़ नहीं समझ आ रही है तो आप पूछ लीजिएगा। एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ किसी भी नर्स की क्या क्या है? मीट द नीड्स ऑफ ऑल द पेशेंट्स under care, be honest and truthful to the patient, maintain fidelity in all nursing interventions, keep all the documents confidential and safe, give care with full respect and caring attitude, always act for the benefit of the patient। वही चीज़ें हैं, रिपीट हो रही हैं कि पेशेंट की जो नीड्स हैं उनको फुलफिल करना है हर सूरत, पेशेंट के साथ ट्रस्ट का रिलेशनशिप डेवलप करना है, फिडेलिटी मेंटेन रखनी है, पेशेंट की नर्सिंग केयर आप प्रोवाइड कर रहे हैं, नर्सिंग इंटरवेंशंस प्रोवाइड कर रहे हैं, उस वक्त जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं पेशेंट के, तो उन्हें कॉन्फिडेंशियल रखना है, किसी के साथ इंफॉर्मेशन को, डॉक्यूमेंट्स को अननेसेसरीली शेयर नहीं करना और उन्हें सेफ रखना है, वो मिसप्लेस ना हो जाए। इसी तरह से पेशेंट की जब आप केयर कर रहे हैं उसकी रिस्पेक्ट बहुत ज़रूरी है उसके साथ साथ, और हमेशा ऐसा काम करें, इस तरह से एक्ट करें जिससे आपके पेशेंट को बेनिफिट हो। मेंटेन अ थेराप्यूटिक रिलेशनशिप विद द पेशेंट, ऑलवेज बी फेथफुल, punctual and sincere while performing the duty, be responsible and accountable for all actions towards the nursing care, be aware of all the rights of a patient and try to implement and respect them.
थेराप्यूटिक रिलेशनशिप पेशेंट के साथ बिल्ड करना है प्लस मेंटेन करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप सब ने FON हमारा फंडामेंटल है जो नर्सिंग की बेस है, उसमें बार बार आप लोगों ने ये सारी चीज़ें पढ़ी होंगी। थेराप्यूटिक रिलेशनशिप, थेराप्यूटिक कम्युनिकेशन, ये बहुत ज़रूरी है। थेराप्यूटिक वर्ड थेराप्यूटिक इज़ बेसिकली यूज फॉर हीलिंग, यानी हमारा रिलेशनशिप अपने पेशेंट के साथ इस तरह से होना चाहिए कि वो सिर्फ़ और सिर्फ बेनिफिट का बाइस बने, सिर्फ़ और सिर्फ पेशेंट की हीलिंग का बाइस बने, उसकी फ़िज़िकल हीलिंग का, साइकोलॉजिकल, सोशल, उसकी जितनी भी नीड्स हैं उनको फुलफ़िल करे। हमेशा पेशेंट के अपनी जो ड्यूटी है उस पे आप ड्यूटी के साथ भी आपने फ़ेथफुल रहना है, टाइम का ख़्याल रखना है, सिंसियर रहना है अपनी ड्यूटी परफ़ॉर्म करते हुए, रिस्पॉन्सिबल और उसके साथ-साथ अकाउंटेबल भी होना है उन तमाम कामों के लिए फॉर ऑल द एक्शंस यू आर अ, intervening for the patient, like कुछ लोग मे बी यू पीपल नो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड द अकाउंटेबिलिटी। आई क्लियर हियर। रिस्पॉन्सिबिलिटी मीन्स आपको कोई भी काम असाइन किया जाता है, यू हैव टू डू इट, आपने कर दिया। अब अगर किसी ने आपसे मे बी कोई मिस्टेक हो गई, या आप किसी पे बहुत सारे पेशेंट थे, आपने उनकी मेडिकेशन की, आपने उनका ट्रीटमेंट किया, किसी एक पेशेंट को आप भूल गए। अब आपसे आपको ड्यूटी असाइन की गई थी, आपने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी कर दी। अब आपसे पूछा जाए कि आपने जी इस तरह से फलां पेशेंट की मेडिकेशन नहीं कही। इफ़ यू आर वर्किंग एज अ फुल फ्लैज नर्स, सो आपसे सवाल होगा, यू आर अकाउंटेबल। बट समटाइम क्या होता है कि हमारे पास कुछ ट्रेनीज आए होते हैं, हमारे पास इंटर्न्स होते हैं या स्टूडेंट्स होते हैं, वो हमारे अंडर काम कर रहे होते हैं, वी आर वर्किंग एज अ फुल फ्लैज नर्स, और जो हमारे अंडर स्टूडेंट्स काम कर रहे होते हैं, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर वर्क बिकॉज हमने उन्हें कोई ना कोई काम असाइन किया है, बट दे आर नॉट अकाउंटेबल, पूछा हमसे जाएगा। सो व्हेन वी आर वर्किंग फॉर, हम फिर वहाँ पे ये जवाब नहीं दे सकते कि जी मैंने तो स्टूडेंट्स को ये टास्क असाइन किया था, या मैंने ट्रेनी को ये टास्क असाइन किया था। नहीं, आपने जब कोई भी काम किसी को असाइन किया है तो यू आर अकाउंटेबल फॉर दैट स्पेसिफिक कोर ऑफ वर्क, आपने उसे चेक भी करना है। कोई भी काम डेलीगेट करने के बाद आपने उसे चेक करना है, फिर ही आपकी अकाउंटेबिलिटी कंप्लीट होती है, दैट बिकॉज यू आर आंसरेबल फॉर दैट पर्टिकुलर कोर ऑफ वर्क। बी अवेयर ऑफ द राइट्स, बार बार हम पढ़ रहे हैं, बार बार आपको बता रहे हैं कि जो पेशेंट के राइट्स हैं उनसे अवेयर होना बहुत ज़रूरी है। जाहिर है जब तक हमें पेशेंट के राइट्स ही नहीं पता होंगे तो हम कैसे पेशेंट के राइट्स को फुलफिल कर सकेंगे। पेशेंट के राइट्स का हमें पता भी होना चाहिए, और हमें अपनी तरफ से पूरी कोशिश करनी चाहिए दैट वी शुड इम्प्लीमेंट एंड रिस्पेक्ट द राइट्स ऑफ द पेशेंट। सो नेक्स्ट इज़ प्रोफेशनल एटिकेट्स फॉर नर्सेज। बार बार हम एथिक्स, एथिकल प्रिंसिपल, एथिकल थ्योरीज पढ़ चुके हैं। थोड़ा सा ऑब्वियसली पेशेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा चीज़ें हमने पढ़ी हैं। थोड़ा सा अपनी प्रोफेशनलिज्म, एक नर्स का प्रोफेशन क्या होना चाहिए, उसका प्रोफेशनल एटिकेट्स क्या होने चाहिए, ये चीज़ें भी हम थोड़ी सी देख लेते हैं। बीइंग जेंटल, पोलाइट एंड गिव रिस्पेक्ट टू ऑल पेशेंट्स, सीनियर्स एंड कोवर्कर्स। सिर्फ पेशेंट ही हमारा प्रोफेशनलिज्म नहीं है। आप किसी सीनियर के साथ काम कर रहे हैं, जूनियर्स के साथ काम कर रहे हैं, अपने कोवर्कर्स के साथ काम कर रहे हैं, सबके साथ हमेशा पोलाइट रहें, सबको रिस्पेक्ट दें। एड्रेसिंग सीनियर्स विद प्रॉपर टाइटल, विद देयर नेम और टाइटल, जो भी आपकी प्रैक्टिसेस हैं उन्हें आप फॉलो करें, ठीक है। आंसरिंग पोलाइटली एंड हम्बली वाइल आंसरिंग और क्लैरिफाइंग द सीनियर्स, हमेशा पोलाइटली बात करनी है, हम्बल वे में बात करनी है। चाहे आप अपने किसी जूनियर ने आपसे कोई क्वेश्चन किया है, आप उसे आंसर कर रहे हैं, या किसी सीनियर के साथ कोई बात हुई है, कोई आर्ग्यू हो गया है, आप उसे अपना पॉइंट क्लियर करना चाह रहे हैं, बट बी हम्बल एंड बी पोलाइट। गिविंग वे टू द सीनियर्स एंड स्टैंड असाइड फॉर सीनियर्स टू पास। ऑब्वियसली हमारे एटिकेट्स में आता है कि जो हमारे सीनियर्स हैं उन्हें आपने रिस्पेक्ट देनी है। अगर वो आपके साथ चल रहे हैं या आप कहीं से गुजर रहे हैं, वो आ जाते हैं, तो आप उन्हें रास्ता दीजिए। मेंटेन डिसिप्लिन एवरीवेयर, आप जहाँ भी हैं, जहाँ कहीं भी मौजूद हैं, हर जगह, चाहे आप पेशेंट के साथ हैं, कहीं भी मौजूद है, अपने डिसिप्लिन को मेंटेन करना है। कीपिंग द यूनिफॉर्म नीट एंड टाइडी, नॉट वेयरिंग एनी ज्वेलरी और अप्लाई टू मच मेकअप वाइल ऑन ड्यूटी। बहुत ज़्यादा हैवी ज्वेलरी, बीइंग अ नर्स, आप स्पेशली बेड साइड पे काम कर रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा हैवी ज्वेलरी आपने नहीं वेयर करनी। लाइक
इस तरह से ना हो। जो भी आपका यूनिफॉर्म है उसके कुछ ना कुछ रिक्वायरमेंट्स है, जितना आपको अलाउ है अकॉर्डिंग टू योर ड्रेस कोड आप सिर्फ उतनी ज्वेलरी वेयर करें। और मेकअप, बहुत ज़्यादा मेकअप आपने ऑन ड्यूटी अपने फेस के ऊपर अप्लाई नहीं करना, बिकॉज दैट इज़ ऑल्सो अ सोर्स ऑफ इन्फेक्शन, आपके अपने लिए भी नुकसानदेह हो सकता है। obeying rules and regulation of the hospitals at all time, and getting proper prior permission from colleagues and the sister in charge before taking any article from the ward। प्रायर परमिशन लेनी है। समटाइम ऐसा होता है कि हमें एक वार्ड से कोई चीज़ बोरो करनी पड़ती है, हमारे पास कोई चीज़ अवेलेबल नहीं है या कोई मशीनरी में प्रॉब्लम हो गया है, तो आप उसे बोरो कर रहे हैं, तो ऐसे नहीं है कि आप वार्ड में आएंगे और आके उठा के ले जाएंगे, दिस इज़ रॉन्ग। आपने आपने वहाँ जो भी सिस्टर इंचार्ज हैं या आपके कोलीग हैं जिनसे आप वो चीज़, आप उनसे पहले परमिशन लें और उसके बाद उस आर्टिकल को उस वार्ड से मूव करें। ओके, दिस वाज ऑल अबाउट द प्रोफेशनल etiquettes, and here our continuing lecture, last week's lecture ethical principle and theories is ended. Now I will request to the moderator, she will upload our next lecture and we will continue with our next lecture। आपका कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है तो आप लोग पूछ सकते हैं। आई होप क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। कोई क्वेरी है तो इस लेक्चर से रिलेटेड आप लोग प्लीज़ पूछ लीजिए। तब तक हमारा लेक्चर जो है अपलोड हो रहा है नेक्स्ट। आप सब स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है, एलएमएस के ऊपर ज़रूर विज़िट किया करें, उसके ऊपर मैं असाइनमेंट्स आपको दे रही हूँ, अनाउंसमेंट्स होती हैं, आप लोग ज़रूर विज़िट किया करें और उन्हें फॉलो करें। नेक्स्ट वीक में आपका टेस्ट प्लान है, जो 2 यूनिट्स हमने कवर कर लिए हैं। इंट्रोडक्शन जो आपको टू नर्सिंग एथिक्स मैंने पढ़ाया है, और दूसरा एथिकल प्रिंसिपल एंड थ्योरीज। ये 2 टॉपिक जो हैं इनसे आपका इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक में हम टेस्ट प्लान करेंगे। ऑनलाइन टेस्ट होगा, सो कीप विजिटिंग एलएमएस फ्रीक्वेंटली। नेक्स्ट लेक्चर जो हमने स्टार्ट करना है दैट इज़ कॉन्फिडेंशियलिटी एंड इन्फॉर्म्ड कंसेंट। जब तक लेक्चर अपलोड हो रहा है ज़रा मुझे बताएं, हम पढ़ चुके हैं प्रिंसिपल, आप लोग बताइए ये कॉन्फिडेंशियलिटी का प्रिंसिपल मैंने आपको पढ़ाया था, सो बताइए व्हाट इज़ कॉन्फिडेंशियलिटी। Sumaya Shahid, I will put announcement regarding a test, whether it will be MCQs based only or SCQs will also be included. I will put an announcement on LMS. You will have to visit LMS. Yes, Khatija, you are right. Confidentiality is a principle as well as confidentiality is a patient's right. Yes, you are right. Patient का right है confidentiality। और कोई स्टूडेंट पार्टिसिपेट किया करें आप लोग, ऑल्दो दिस इज नॉट अ फेस टू फेस लेक्चर, फेस टू फेस इंटरेक्शन, बट in spite of that we can have interactive sections, because there we have an option of chat. Neelam Rashid, a state of keeping a secret. Yes, you are right. और स्टूडेंट्स, बस 2-3 स्टूडेंट जो है पार्टिसिपेट कर रहे हैं और बहुत कम अटेंडेंस आ रही है स्टूडेंट्स की। यू आर 40 स्टूडेंट्स और बहुत हर लेक्चर में मेरे बहुत कम स्ट्रेंथ लेक्चर अटेंड कर रही है। खतीजा अब्दुल्ला, कीप पेशेंट्स ऑल रिकॉर्ड इन सीक्रेट, ऑल दीज थिंग्स आर कॉल्ड कॉन्फिडेंशियल। यस, पेशेंट के रिकॉर्ड्स को सीक्रेट रखना, किसी के साथ शेयर नहीं करना,
Sumaya Shahid, confidentiality is the right of patient in which we have to all the information regarding patient and document should keep safe. Yes, exactly. You are right. पेशेंट के इंफॉर्मेशन के साथ साथ पेशेंट के जो डॉक्यूमेंट्स हैं उन्हें भी हमने सेफ रखना है, किसी के साथ शेयर भी नहीं करना और प्लस सेफ भी रखना है। और कोई स्टूडेंट पार्टिसिपेट नहीं कर रहा, किसी को नहीं पता कॉन्फिडेंशियलिटी क्या है। 2 लेक्चर्स में मैं आप लोगों को बार-बार ये तमाम प्रिंसिपल्स पढ़ा चुकी हूँ। दोनों लेक्चर में बार-बार हम ये सारी बातें कर चुके हैं। ओके, फाइनली लेक्चर अपलोड हो गया है। हम स्टार्ट करते हैं कॉन्फिडेंशियलिटी एंड इन्फॉर्म्ड कंसेंट। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी द ऑब्जेक्टिव ऑफ आवर प्रेजेंटेशन, our topic. At the end of this presentation, the learners will be able to define confidentiality and important terms related to confidentiality, discuss the principles of confidentiality, discuss informed consent and its principle, and list the types of informed consent, discuss the ethical and legal elements of informed consent, discuss barriers of effective informed consent, discuss the role and responsibilities of a nurse in consent process, and then we will discuss what is basically informed consent process, how it runs, and discuss the importance of confidentiality and informed consent more specifically in nursing. Okay. Definition of confidentiality. Confidentiality is one of the ethical values needed for providing good care and is concerned with protecting the private information of the patient, that is obtaining during the course of professional practice. कॉन्फिडेंशियलिटी पेशेंट राइट है, इसके अलावा कॉन्फिडेंशियलिटी इसके साथ साथ हम पढ़ रहे हैं दिस इज अ एथिकल वैल्यू। ये एक एथिकल वैल्यू है जिसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, दैट इज़ प्रोवाइडेड गुड केयर टू द पेशेंट। इसके बगैर हम पेशेंट को गुड केयर प्रोवाइड नहीं कर सकते। ये पेशेंट का राइट भी है, ये एथिकल वैल्यू भी है, इसके साथ साथ ये पेशेंट को गुड केयर प्रोवाइड करने के लिए बहुत ज़रूरी है। अब ये गुड केयर किस तरह से प्रोवाइड करने के लिए ज़रूरी है, देखें। कोई भी पेशेंट उस वक्त तक हमें अपने बारे में सारी बातें क्लियरली सही से नहीं बताएगा, ऑनेस्टली ट्रूथफुली नहीं बताएगा, जब तक उसे हम पे कॉन्फिडेंट नहीं होगा दैट वी विल नॉट शेयर हिज और हर इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग हिज और हर डिजीज विद एनीवन एल्स। जब किसी पेशेंट को हमारे ऊपर कॉन्फिडेंट होगा, पेशेंट विल बी कॉन्फिडेंट अबाउट आवरसेल्फ, देन ही और शी विल openly clearly discuss his or her problems, disease and everything with us. So this is a good source for providing good care to the patient. And what is basically this is simply protecting the patient's private information। जितनी भी पेशेंट की प्राइवेट इंफॉर्मेशन है उसे हमने प्रोटेक्ट करना है। अपनी प्रोफेशनल प्रैक्टिस के दौरान हमें जो भी इंफॉर्मेशन मिली है ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ प्रोफेशनल प्रैक्टिस। कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं विच आर रिलेटेड टू द कॉन्फिडेंशियलिटी, वो हमें पता होनी चाहिए, वो हम एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। Informed consent. It is a legal document signed by the patient after detailed explanation about the procedure to be done to the patient and its risks, consequences, etc. It is a permanent legal document or record of the patient. इन्फॉर्म कॉन्सेंट का वर्ड आप सब ने सुना होगा, आप सब वर्ड साइट पे ऑलरेडी काम कर रहे हैं, आप सब जानते हैं, यू ऑल आर फेमिलियर विद दिस वर्ड इन्फॉर्म कंसेंट। दिस इज बेसिकली अ लीगल डॉक्यूमेंट जिसे पेशेंट साइन करता है, बट इट शुड बी इन्फॉर्म्ड। अनलकीली अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ क्या कॉन्सेप्ट है इन्फॉर्म कंसेंट का, पेपर लिया, उसके ऊपर डॉक्टर ने सर्जरी का नाम लिख दिया या नर्स ने, किसी ने भी कोई सर्जरी कोई भी प्रोसीजर परफॉर्म करना है उसका नाम लिख दिया,
पेमेंट लिख दी, डॉक्टर का नाम लिख दिया और पेशेंट को हाथ में पकड़ा दिया, जी ये आपके मरीज़ की हमने सर्जरी करनी है, जी ये आपके मरीज़ का हमने फलाना प्रोसीजर करना है, आप इसके ऊपर साइन कर दें। पेशेंट हो या फिर पेशेंट के अटेंडेंट हो, बेचारे खामोशी से उसके ऊपर साइन कर देते हैं। दिस माइट बी कंसेंट, इन फैक्ट मैं तो ये कहूँगी कि ये कंसेंट भी नहीं होता, बट इट नेवर कैन बी एन इन्फॉर्म्ड कंसेंट। इन्फॉर्म्ड कंसेंट एक लीगल डॉक्यूमेंट होने के साथ साथ उसके ऊपर पेशेंट या उसके अटेंडेंट के सिग्नेचर मौजूद होने के साथ साथ एक डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन बहुत ज़रूरी है। इट शुड बी इन्फॉर्म्ड टू द पेशेंट। पेशेंट को कम्प्लीटली आपको एक्सप्लेन करना ज़रूरी है कि उसके साथ जो भी प्रोसीजर परफॉर्म किया जा रहा है वो किस तरह से परफॉर्म किया जाएगा, उसके साथ क्या-क्या रिस्क मौजूद हैं, क्या-क्या कॉन्सिक्वेंसेस आ सकते हैं, क्या-क्या थेराप्यूटिक इफ़ेक्ट्स हैं जिसके लिए ज़रूरी है हमें ये प्रोसीजर परफॉर्म करना, उसके साथ क्या-क्या बैड इफ़ेक्ट्स या बैड कॉन्सिक्वेंसेस या रिस्क उसके साथ मौजूद हो सकते हैं, वो अपने पेशेंट को ज़रूर बताना है। दिस इज़ कॉल्ड इन्फॉर्म्ड कंसेंट। जब हम कंप्लीट पेशेंट को इन्फॉर्मेशन देते हैं उस प्रोसीजर के बारे में और उसके बाद उससे हम सिग्नेचर लेते हैं उसकी मर्ज़ी के मुताबिक, दैट इज़ कॉल्ड इन्फॉर्म्ड कंसेंट। और ये परमानेंट लीगल डॉक्यूमेंट होता है या फिर पेशेंट का रिकॉर्ड होता है। जब तक देखिए हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली क्या चीज़ें हो रही होती है, मैंने आपसे अभी डिस्कस किया कि हमने ले जाके पेशेंट के हाथ में पकड़ा देना होता है, हाँ जी, या आपके मरीज़ का हमने फलाना प्रोसीजर करना है, उसके ऊपर आप साइन कर दें। देखिए पेशेंट को या उसके अटेंडेंट को पता ही नहीं है कि उसके साथ क्या हो रहा है, तो वो उसके लिए लीगल तो हो ही नहीं सकता ना। जब तक और अगर कोई इस तरह के पेशेंट देखें, पेशेंट आ सकते हैं जो पढ़े लिखे भी हो सकते हैं, जिनको इस चीज़ की अंडरस्टैंडिंग होगी, आपने अगर उनको क्लियरली उस प्रोसीजर से रिलेटेड रिस्क नहीं बताए थे और उनसे सिग्नेचर करवा लिए, उसके ऊपर वो रिस्क मौजूद भी नहीं थे, तो वो आपको सू कर सकता है। सो दिस इज़ अ लीगल डॉक्यूमेंट, दोनों की सेफ साइड के लिए वो ज़रूरी है, चाहे वो पेशेंट हो या फिर मेडिकल हेल्थ केयर टीम से रिलेटेड कोई भी शख्स हो। Indiscretion क्या है? It is an action in which confidential information is shared inadvertently. There is no bad attention associated with an indiscretion. Indiscretion क्या होती है? इसमें जो confidential information होती है वो हम शेयर कर लेते हैं बट inadvertently यानी accidentally हम वो information किसी के साथ शेयर कर लेते हैं। There is no bad intent यानी कोई bad intention नहीं होती हमारी, यानी हमने सोच समझ के या इस मकसद से कि जी इस पेशेंट की डिज़ीज़ के बारे में हमने किसी को बताना है, किसी बैड इंटेंशन के साथ हमने वो इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं की होती, वो एक्सीडेंटली हम किसी के साथ किसी पेशेंट के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन शेयर कर दें, दैट इज़ कॉल्ड इंडिस्क्रीशन। नेक्स्ट इज़ ब्रीच ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी। इट refers to sharing information verbally or in written from regarding a client with someone who is not on his or her care team or who does not have a release of information form from him or her। ब्रीच ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी का मतलब होता है कॉन्फिडेंशियलिटी को ब्रेक करना। इसका मतलब ये है कि आपने पेशेंट से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन है वो किसी के साथ शेयर की है, दैट माइट बी इन फॉर्म ऑफ अ रिटन फॉर्म हो सकती है या फिर वर्बली, यानी आपने वर्बली किसी के साथ वो इन्फॉर्मेशन शेयर कर दी या रिटन फॉर्म में वो इन्फॉर्मेशन शेयर की है विदाउट हिज और हर परमिशन। जिस शख्स के साथ आपने शेयर की है वो उसकी हेल्थ केयर टीम का हिस्सा नहीं है, उसकी केयर टीम का हिस्सा नहीं है, उसके साथ शेयर करना ज़रूरी नहीं था, या फिर वो इन्फॉर्मेशन, जैसे एक एग्जांपल है, हम वर्ड साइट पे देखते हैं डिफरेंट रिसर्चेज हो रही होती हैं, ऑल्दो रिसर्चेज बहुत ज़रूरी हैं, हम ये नहीं कहते कि जो है रिसर्चेज ऑब्वियसली जो हमारे लाइव पेशेंट्स होते हैं, लिविंग पेशेंट्स होते हैं, उन्हीं के ऊपर हम रिसर्चेज कर रहे होते हैं और उन्हीं रिसर्चेज से हमारी डे बाय डे हमारी हेल्थ केयर साइंसेस के अंदर इम्प्रूवमेंट्स आ रही हैं, डिफरेंट वैक्सीनेशंस बन रही हैं, डिफरेंट डिजीज़ के लिए नई नई टेक्नोलॉजीज़ आ रही हैं, ट्रीटमेंट्स आ रही हैं, लेकिन उस सब के लिए ज़रूरी है कि अगर किसी भी पेशेंट को आप किसी भी पेशेंट को इन्वॉल्व कर रहे हैं किसी रिसर्च में, उसकी इंफॉर्मेशन यूज़ कर रहे हैं, तो आप उस पेशेंट से परमिशन ले लें। अगर आप उस पेशेंट से परमिशन ले लेंगे और फिर किसी के साथ उसकी इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे, सो दैट वुड नॉट बी ब्रीच ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी। आई होप सो टर्म्स आपको क्लियर हो रही हैं, कोई क्वेश्चन है तो पूछ लीजिएगा। नेक्स्ट टर्म इज प्राइवेट। It is defined as information that is not available for public viewing or knowledge. Private means simply कि वो information या वो चीज़ जो publicly हर शख्स के लिए available नहीं है। Privileged information, it is a term that refers to all information shared between an attorney and his client.
This information is considered confidential and is not admissible in court. प्रिविलेज इन्फॉर्मेशन वो इन्फॉर्मेशन होती है जो कि दो लोगों के दरमियान शेयर होती है। देखें, एक वो अटर्नी होता है और दूसरा क्लाइंट होता है। अब इसमें 2-3 एग्जांपल्स आ सकती हैं। आप रिसर्च कंडक्ट कर रहे हैं, आपने अपना सैंपल साइज लिया है, पेशेंट्स जो हैं, आप एक-एक पेशेंट के पास गए, जितना भी आपका सैंपल साइज था, उनकी कोई भी स्पेसिफिक डिजीज़ है, यू आर अटर्नी, आपका क्लाइंट है, उनके दरमियान डिस्कशन हो गई, उसने आपको अपनी जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो आपके साथ शेयर कर दी है, लेकिन वो प्रिविलेज्ड इन्फॉर्मेशन है, उसने आप पे ट्रस्ट करके वो इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर की है, आप वो इन्फॉर्मेशन किसी और के साथ शेयर नहीं कर सकते। इसी तरह से डोनर्स का केस होता है। अगर कोई ऑर्गन डोनर का केस है, उसमें जो डोनर है और जो रिसिपिएंट है, उनके दरमियान दे आर अटर्नी एंड क्लाइंट, उनके दरमियान जो इन्फॉर्मेशन शेयर होगी दैट वुड बी प्रिविलेज इन्फॉर्मेशन, वो आप हर एक के साथ शेयर नहीं कर सकते। बट ये जो इन्फॉर्मेशन है, प्रिविलेज जो इन्फॉर्मेशन होती है, दिस इज़ नॉट एडमिसिबल इन कोर्ट, यानी इसके ऊपर आप किसी को सू नहीं कर सकते। लॉ के अकॉर्डिंग इसका कुछ कनेक्शन नहीं है। सो दीज वर द टर्म्स जो हमने आपको थोड़ी सी कॉन्फिडेंशियलिटी और इन्फॉर्म कंसेंट पढ़ाने से पहले आपको जो टर्म्स पता होना ज़रूरी थी वो डिस्कस कर ली हैं। इसके बाद अब हम प्रिंसिपल्स देख लेते हैं कॉन्फिडेंशियलिटी के। द फॉलोइंग आर द इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल्स ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी। सेंट्रल टू ट्रस्ट इन नर्स पेशेंट रिलेशनशिप, share accurate information, create faith and trust towards hospital care, assurance in patient नर्स रिलेशनशिप। एक एक करके इन प्रिंसिपल्स को डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं कि जो कॉन्फिडेंशियलिटी के प्रिंसिपल्स हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, सेंट्रल टू ट्रस्ट इन नर्स पेशेंट रिलेशनशिप। पेशेंट शुड हैव फेथ एंड ट्रस्ट इन द नर्स। A nurse should act and perform in such a way that trust exists between him or her and the patient. If this is not maintained, the patient may hesitate and feel reluctant to seek medical care. बहुत इम्पॉर्टेंट कॉन्फिडेंशियलिटी का प्रिंसिपल। सबसे पहले ट्रस्ट, नर्स और पेशेंट के दरमियान ट्रस्ट का रिलेशनशिप। नर्स और पेशेंट, नर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये कि वो अपने पेशेंट में अपने पेशेंट के अंदर अपने लिए ट्रस्ट बिल्ड करे, उसका फेथ बिल्ड करे, और ना सिर्फ उसे बिल्ड करे बल्कि उसे मेंटेन भी रखे, उसे एग्जिस्ट भी रखे। ये नहीं है कि आपने पेशेंट के साथ ट्रस्ट का रिलेशनशिप डेवलप किया, उससे सारी इंफॉर्मेशन आपने कलेक्ट की, उसके बाद उसकी इन्फॉर्मेशन आप किसी और के साथ शेयर कर रहे हैं। दिस इज़ रॉन्ग। आपने जब तक उस पेशेंट वो पेशेंट आपके पास मौजूद है या आप अपनी ऑन ड्यूटी हैं, उसके बाद कोई और पेशेंट आपके पास आ गया, आपने हमेशा हमेशा कॉन्फिडेंशियलिटी को जो है वो मेंटेन रखना है, एग्जिस्ट करना है। और अगर ये नहीं होगा तो ऑब्वियसली पेशेंट हेजिटेट करेगा और हमेशा पेशेंट रिलक्टेंट होगा मेडिकल केयर लेने के लिए। क्यों? क्योंकि 2 रीज़न्स होंगे। एक तो वो खुद से आपको अपने बारे में तमाम चीज़ें क्लियरली नहीं बताएगा। जब वो अपने बारे में तमाम चीज़ें आपको क्लियरली नहीं बताएगा तो ऑब्वियसली जो उसकी एक्चुअल प्रॉब्लम है उसे ना तो हम आइडेंटिफाई कर सकेंगे और ना ही उसके लिए अकॉर्डिंगली हम उसे मेडिकल केयर प्रोवाइड कर सकेंगे। और सेकेंडली, जब इस तरह की चीज़ें होती हैं कि पेशेंट की कॉन्फिडेंशियलिटी को ब्रीच किया जाता है, तो पेशेंट जो है वो खुद भी themselves दे बिकम रिलक्टेंट, वो हॉस्पिटल्स की तरफ से रिलक्टेंट हो जाते हैं, डॉक्टर नर्सेस की तरफ से वो रिलक्टेंट हो जाते हैं और उनसे वो केयर नहीं लेना चाहते। नेक्स्ट इज share accurate information. A nurse should provide adequate explanation clearly if any confidential matter is to be given to any kind of audit. अच्छा, अब देखें किसी भी किस्म का ऑडिट हो रहा है, जैसे मैंने आपको हम एग्जांपल दी है रिसर्च की, प्लस इसके साथ आपको पता है कि हमारे बायो स्टैटिस्टिक्स से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें हो रही होती हैं। डिफरेंट डिजीज़ का इंसिडेंस कैलकुलेट करना होता है, हमने प्रेवलेंस कैलकुलेट करना होता है। वो हमें कहाँ से पता लगता है? ऑब्वियसली जो हमारे पास एडमिटेड वार्ड में पेशेंट होते हैं उन्हीं की काउंटिंग से हमें पता लगता है किसी भी डिजीज़ का इंसिडेंस क्या है, प्रेवलेंस क्या है। तो अगर ऐसी कंडीशन में हमें इन चीज़ों को मैंने आपको पहले बताया कि रिसर्चेज़ हो गई, हमारे ये इंसिडेंस कैलकुलेशंस हो गई, प्रेवलेंस कैलकुलेशन हो गई, दे ऑल आर नेसेसरी फॉर द बेटरमेंट ऑफ द पेशेंट, बिकॉज़ इन्हीं के थ्रू हम फर्दर
रिसर्चेस करते हैं, अपनी जो हमारी वेदर डायग्नोस्टिक प्रोसीजर्स हैं, हमारे ट्रीटमेंट्स हैं, मेडिकेशंस हैं, थेराप्यूटिक प्रोसीजर्स हैं, इन सब में इम्प्रूवमेंट इन्हीं सारी चीज़ों की वजह से आ रही हैं। दे आर नेसेसरी, बट अगर इस तरह का कोई भी ऑडिट है, किसी भी किस्म का ऑडिट है, तो उसमें नर्स को चाहिए, दिस इज़ अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द नर्स, कि वो अपने पेशेंट को क्लियरली सारी बातें एक्सप्लेन करे कि आपकी वेदर उन्हें अगर रिसर्च के लिए यूज़ किया जा रहा है एज अ सैम्पल, या उनकी डिजीज़ को इंसिडेंस या प्रेवलेंस काउंटिंग के अंदर यूज़ किया जा रहा है, तो उसमें आप पेशेंट को क्लियरली बताएं कि आपकी ये इन्फॉर्मेशन है जो हमें उनके साथ, जो भी पर्सन है, स्पोक पर्सन है, उसके साथ हमने शेयर करनी है, और उसके लिए आपको अपने पेशेंट से परमिशन लेना ज़रूरी है। नेक्स्ट इज़ क्रिएट ट्रस्ट एंड फेथ टूवर्ड्स द हॉस्पिटल केयर. Confidentiality leads to trust and faith. When it is established, measures should be taken to sustain it throughout the life. ये already मैंने आपको बता दिया. It should not be breached at any time. Once faith is lost, a patient will never ever approach the hospital again for treatment. ये आपको अभी बताया कि आपने कॉन्फिडेंशियलिटी को मेंटेन रखना है. अगर किसी भी वक्त कॉन्फिडेंशियलिटी ब्रीच होती है, पेशेंट्स आर वेरी सेंसिटिव एंड ऑब्वियसली दे शुड बी सेंसिटिव अबाउट देयर कॉन्फिडेंशियलिटी, तो फिर वो रिलक्टेंट ही होते हैं, उस हॉस्पिटल की रेपुटेशन भी ख़राब होती है और उस हॉस्पिटल की तरफ फिर वो ट्रीटमेंट के लिए आना भी नहीं चाहते. नेक्स्ट इज़ assurance in patient nurse relationship. Patients have to be assured of quality nursing care right from admission until discharge. An assured patient will feel comfortable and will cooperate well since he or she has confidence in the care provided. Assurance बहुत ज़रूरी है नर्स पेशेंट रिलेशनशिप के अंदर. दिस इज़ अ थेराप्यूटिक टेक्निक, थेराप्यूटिक कम्युनिकेशन टेक्निक भी है. इसमें आपने क्या करना है कि पेशेंट आपके पास एडमिट हुआ है, वेदर पेशेंट आपके पास ओपीडी में आया है या फिर वार्ड में एडमिट हुआ है, तब से लेकर पेशेंट जब हॉस्पिटल को छोड़ेगा, डिस्चार्ज होगा, दिस इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द नर्स, दिस इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स, ओवरऑल हेल्थ केयर टीम, कि आपने उन्हें अश्योर करवाना है क्वालिटी केयर को. एंड कोई भी अश्योर्ड पेशेंट जो होगा, ही और शी विल फील कंफर्टेबल, और वो जब उन्हें ये बिलीव होगा, दे विल बी कॉन्फिडेंट अबाउट योर सेल्फ, तो आप उनके साथ जो भी कोई प्रोसीजर परफॉर्म करेंगे, दे विल बी अश्योर्ड कि हाँ, ये हमारी नर्स हैं या डॉक्टर हैं, ये जो भी प्रोसीजर परफॉर्म कर रहे हैं, जो भी डिसीजंस ले रहे हैं हमारे लिए, दे आर डूइंग फॉर आवर बेटरमेंट. सो अगर कॉन्फिडेंस होगा पेशेंट को आपके ऊपर, तो अल्टीमेटली एक ऐसी स्टेज भी आती है कि जो हमारे पेशेंट्स होते हैं, दे completely rely on ourselves, their nurses, upon their doctors for their decision making. So next is informed consent. Informed consent की definition देख लेते हैं. वो किस definitions हैं? It is defined as a legal document that includes details of invasive procedures to be done on the patient and the risks and benefits of the procedure, and states that the content of the informed consent have been read and clearly understood by the patient before obtaining his or her signature with date and time. इन्फॉर्म कंसेंट पीछे हमने आपको पढ़ाया, इसी लेक्चर में हमने पढ़ा. 2-3 चीज़ें और ऐड ऑन हो गई हैं डेफिनेशन में, वो भी देख लेते हैं. जो इन्फॉर्म कंसेंट हमने पेशेंट को फॉर्म प्रोवाइड किया है, उसमें जो भी चीज़ें मौजूद हैं, आपने इस चीज़ को इंश्योर करना है कि पेशेंट या उसके अटेंडेंट, जिससे भी आप कंसेंट ले रहे हैं, वो तमाम कंटेंट को उसने अच्छे से रीड कर लिया है, क्लियरली पढ़ने के अलावा उसने अंडरस्टैंड भी कर लिया है, उसको समझ आ गया है, और आपने उसके ऊपर सिग्नेचर लिया है विद डेट एंड टाइम. सिग्नेचर के साथ साथ डेट और टाइम का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपको बताया दिस इज़ अ लीगल डॉक्यूमेंट, और लीगल डॉक्यूमेंट के लिए ऑब्वियसली उसके ऊपर मोर स्पेसिफिकली डेट का होना बहुत ज़रूरी है. Second definition is it is a permission obtained from the concerned patient in order to perform specific tests. It is a legal document that is clearly written and is read and understood by the patient with the patient's signature, date and time, along with the signature of a family member or spouse as a witness. सो क्या है ये बेसिकली एक परमिशन है, इजाज़त है, आपने पेशेंट के साथ कोई भी स्पेसिफिक प्रोसीजर परफॉर्म करना है उसकी, और प्लस वही चीज़ें हैं, पेशेंट का सिग्नेचर है, डेट और टाइम होना चाहिए,
और इसके अलावा एक चीज़ और यहाँ पे ऐड ऑन हुई है, दैट इज़ कि फैमिली मेंबर या स्पाउस कोई भी पेशेंट अगर खुद से कंसेंट दे रहा है, कंसेंट फॉर्म साइन कर रहा है, तो उसका कोई भी फैमिली मेंबर, स्पाउस जो है वहाँ पे उसके भी सिग्नेचर होना ज़रूरी है एज अ विटनेस। सो 3-4 मिनट रह गए हैं। लेक्चर एंड होने में इस बाद नेक्स्ट हमने जो पढ़ना है वो हमने प्रिंसिपल पढ़ने हैं इन्फॉर्म्ड कंसेंट के। काफ़ी वो लेंथी टॉपिक है, आगे देख लेते हैं हम। इसको हमें डिटेल में डिस्कस करना होगा, तो ये हम इंशाल्लाह जो है नेक्स्ट अपने लेक्चर में इसको कवर करेंगे। नेक्स्ट टीचर भी आई थिंक आपके लॉगिन हो गए हैं और हमारा टाइम भी ऑलमोस्ट एंड हो गया है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में कॉन्फिडेंशियलिटी एंड इन्फॉर्म कंसेंट को ही हम कंटिन्यू करेंगे। आज का लेक्चर यहीं तक। आपका कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी क्वेरी है, यू ऑल आर मोस्ट वेलकम। आप मुझे व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं। एंड प्लीज़ डू विजिट LMS for being updated about your test, your assignments. Okay, till then next week. Allah Hafiz.